वेलकम टू मैथ जीनियस। पिछले वीडियो में हमने विभाज्यता के नियमों को पढ़ लिया था और आपको मैंने बता दिया था कि विभाज्यता के नियम हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि विभाज्यता के नियम हमने इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करना आए और लसअप और मसअप ज्ञात करना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण से बता रही हूँ। मैं एक संख्या ले रही हूँ 24, ठीक है। यहाँ भी मैंने 24 लिखा है, यहाँ भी मैं 24 लिखूंगी और यहाँ भी मैं 24 लिखूंगी। अब देखिए 3 बार क्यों लिखा, तो कि 24 के मुझे क्या करने हैं, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं कि कोई भी संख्या अगर हम उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं और वो किसी को रिप्रेजेंट करती है तो वो उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे मैंने 24 के गुणनखंड लिख दिए 2 गुणा 12। देखिए क्या मैं 2 गुणा 12 बराबर 24 लिख सकती हूँ, तो जी मैं लिख सकती हूँ। अगर मैंने लिख दिया 4 गुणा 6, तो 4 गुणा 6 भी मैं 24 लिख सकती हूँ, क्योंकि 6 चौक 24 होता है और 4 इंटू 6 भी 24 होता है। दोबारा मैं यहाँ पर लिखूंगी 3 गुणा 8, मतलब 8 तिया भी 24 होता है और 3 अट्ठे भी 24 होता है। तो ये है 24 के हमने क्या की है, गुणनखंड। अब इसको हम दोबारा करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 2 है, अब हमें 12 के भी गुणनखंड करने हैं। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 6। जी बिल्कुल सही है, 2 गुणा 6 यानी 6 दूनी 12 होता है। अब इसको दोबारा मैं करूंगी तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 लिखा। अब 6 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो 6 के गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, हम 6 के गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। अब हम इस लाइन में आते हैं। हमने लिखा था 4 गुणा 6, तो हमें 4 का करना है। 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 6, बिल्कुल सही है। अब मुझे 6 को भी गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 2 गुणा 2। अभी देखिए 6 को मैंने यहाँ लिखा था 2 गुणा 3, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुणा 3। अब हम आएंगे इधर, अभी मैंने लिखा है 3 गुणा 8, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ये कैसे हुआ, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। अब इसको दोबारा लिखेंगे, अब इस सीक्वेंस में लिख दीजिए तो ये वापस आ जाएगा। 2 को मैंने आगे लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, इन तीनों लाइन में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। वो क्या दिखेगी, ये कि 2 3 बार यहाँ पर भी गुणा हो रहा है और 1 3 बार 1 है, सॉरी 1 बार 3 है। ये कि आपको यहाँ दिखेगा और ऐसा कैसा एक सेम आपको यहाँ दिखेगा। तो 24 के हमने क्या किए, गुणनखंड किए। अब हमने इसमें कॉमन चीज क्या देखी है कि हमें क्या मिल रही है, 2 और 3। कॉमन को तो हमें एक बार समझ लें, 2 और 3 क्या है, तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए मैं कोई भी संख्या लेती हूँ, यहीं पर ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 15, ठीक है। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड हम देखो ऐसे करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। 15 में आपको देखना है कि 15 में किसका भाग जाएगा। जब विभाज्यता के नियम मैंने आपको समझाए थे तो मैंने आपको बताया था 2 की विभाज्यता का नियम, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो देखिए क्या इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। यहाँ पर इकाई का अंक हमें मिल रहा है 5। इसका मतलब 2 की विभाज्यता का नियम यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो 2 के बाद हम चलते हैं 3 की विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था कि संख्या के अंकों का योग करने पर यदि वो 3 से भाज्य होगी तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 5 और 1 कितना है, तो 6। 5 और 1, 5 में 1 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 6, तो 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 3 दूनी 6। इसका मतलब यहाँ पर किसका भाग जाएगा जी, 3 का भाग जाएगा। तो चलिए 3 का भाग लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3, अब 3 का पहाड़ा बोलिए 15 आ रहना चाहिए, तो 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ बचा हमारे पास 5, ठीक है। अब 5 में तो 5 का ही जा सकता है, ठीक है। ये आएगा 5, 5 एकम 5। तो 15 के गुणनखंड हम लिख देंगे। जैसे 15 के गुणनखंड हमने लिखे तो हम लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणा 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने कोई और, जैसे मैंने 24 लिखी थी, 24 के गुणनखंड दोबारा देख लीजिए।
यहाँ पर मैंने लाइन खींची है, मैं सबसे पहले 2 का भाग लगाऊंगी, मतलब 2 की भाजकता के नियम से चलूंगी, क्योंकि इकाई का अंक एक सम संख्या है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मुझे मिला है 12। फिर यहाँ पर 2 का भाग देगा क्योंकि ये सम संख्या है इकाई का। 2 छंग 12, फिर 2 3 दूनी 6। अब देखिए 3 है तो 3 का ही लगेगा, ये हो जाएगा। अब 24 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार एक संख्या मैंने 25 ले ली। अब देखिए 25 में किसका भाग जाएगा, तो 25 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो इकाई का अंक 5 या 0 हो, ये 5 की भाज्यता का नियम कह रहा है। तो यहाँ पर हम 5 का भाग लगाएंगे, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा फिर से 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 25 को, 25 बराबर 5 गुणा 5। ये हमने क्या किए हैं, ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी की सहायता से हम लसब और मसब ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो लसब और मसब का टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। बहुत ही इजी टॉपिक है और रीट में इसका सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आगे बड़ी संख्या लेके मैं आपको बताती हूँ। इसको मिटा देते हैं एक बार। अब देखिए एक संख्या मैंने ले ली जैसे 980। 980। अब देखिए इसमें किसका भाग जाएगा। सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले 0 2 4 6 8 जो 2 की भाज्यता का नियम है उसको देखना होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक आ गया 0। तो दिखती बात है कि यहाँ पर 2 से भाग जाएगा। तो 2 का हमें पहले भाग लगाना है 9 में। तो 2 का पहाड़ा तब तक बोलेंगे जब तक 9 नहीं आ जाता। तो हमने बोल दिया 2 चौके 8, मतलब 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 8 आया और 1 बच गया, तो हम 1 कहाँ रख देंगे, इसके पास, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, अब ये 18 हो गया तो 2 का पहाड़ा बोलिए 18 कितनी बार आएगा, तो 9 बार आएगा। 2 9 में 18। ठीक है, ये आ गया 9। ठीक है, इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमारे पास बच गया 0, तो भाग नहीं गया 0 में, इसलिए 0 को वापस लिख देंगे। अब दोबारा इकाई का अंक 0 आ गया, हमको मिल गया 490, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, अब इसमें दोबारा से 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी फिर से 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया और हमारे पास है 9, मतलब 1 लगेगा 0 के आगे, ये संख्या हो जाएगी 10। तो 2 पंजे 10, यहाँ हमारे पास आ गया 245। अब देखिए, अब इकाई का अंक एक सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 की भाजकता का नियम यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो देखिए 3 का काम आ रहा है क्या, चेक करते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 2 11, इसका मतलब 3 की भाजकता का नियम भी यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो हम इसका भाग लगाएंगे 5 से। 5 से लगाइए, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 चौके 20, यहाँ 24 है, 4 इधर जाएगा 45 हो जाएगा, 5 9 45, हमें प्राप्त हो गया 49 यानी 49। अब देखिए अब किसका भाग जाएगा, देखिए 49 में 5 का जाएगा नहीं, यहाँ पर 49 कौन से पहाड़े में आता है, तो 49 60 की भाजकता का नियम हमने पढ़ा था, इसलिए ये 7 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 7 49, फिर 7 का और 7 एकम 7। अब हमने क्या किया, 980 के हमने गुणनखंड कर दिए। क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ये 7 कैसे आया, 7 का भाग लगाया 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो इस प्रकार ये 980 के भाज्य गुणनखंड हो गई। एक संख्या ले लीजिए जैसे 1331। 1331 मैंने ले ली। अब मुझे इसमें किसका भाग लगाना है, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि इकाई का अंक देखिए 1 है, सम संख्या है नहीं कि 2 का जाएगा, 3 का भी जा नहीं रहा क्योंकि 3 और 3 6, 7 और 8 होते हैं, 4 का भी नहीं जा रहा, तो अब इसमें जाएगा किसका। ये अगर आपको 11 की विभाज्यता का नियम याद हो तो क्या बोला था कि सम स्थान के अंक और विषम स्थानांक अंक दोनों को जोड़ना है और फिर उनको अंतर निकालना है। अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 11 हो। अब देखिए सम स्थान और विषम स्थान, देखिए हमें जोड़ना है 3 और 1 को, तो 3 और 1 कितने हो गए, हम यहाँ लिख देते हैं 4। फिर इन दोनों को जोड़ो 3 और 1,
क्योंकि ये सम हो गए और ये विषम हो गए, 3 और 1 फिर क्या हो गए 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 और 4 हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पर किसका भाग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 11 का भाग। अब 11 का भाग कैसे लगाएंगे, देखिए 11 का पहाड़ा बोलिए, सबसे पहले 13 को ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब यहाँ पर 2 बचा, हमारे पास हो गया 23। अब लिखेंगे 11 दूनी 22, क्योंकि यहाँ 23 है तो उससे कम आना चाहिए, 1 बच गया, वापस हो गया 11, तो 11 एकम 11, हमारे पास आ गया 121। अब देखिए 121 वही भाज्यता का नियम 11 का ही लगेगा। अगर चौथी संख्या नहीं है तो हम उसको 0 मान सकते हैं, 2 और 0 हो जाएगा 2, और 1 और 1 भी 2, तो 2 में से 2 गया 0, फिर से 11 का भाग इसमें लग जाएगा। आप देखिए 11, यहाँ 12 है, 11 एकम 11, और फिर आएगा 11 एकम 11, और फिर 11 का ही जाएगा 11 में, यहाँ बच जाएगा 1, तो 1331 के गुणनखंड हो जाएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो 1331 के गुणनखंड हो गए, 11 को 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, अब एक और संख्या ले लेते हैं, कोई भी छोटी सी संख्या ले लेती हूँ, मैं यही ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1250। अब 1250 में इकाई का अंक 0 है, किसका भाग जाएगा, देखिए अगर मैं 2 से भाग लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ऐसे भाग जाएगा। आपको भाज्यता के नियम और पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप अभाज्य गुणनखंड चुटकियों में कर पाएंगे। अब देखिए 625 है, यहाँ पर जाएगा 5 का भाग, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, हासिल लग जाएगी 12 के पास 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, और फिर 2 लग जाएगा, फिर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। अब देखिए अब क्या है, 125 है हमारे पास, तो फिर से 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखिए आपको अगर अपना उत्तर सही निकला है तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये संख्या आपके पास आ जाएगी, क्योंकि हमने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल पढ़ा हुआ है। अब फिर से 5 का जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का जाएगा और 1, तो 1250 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 5 625, और 625 का दुगुना करेंगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक अभाज्य गुणनखंड, सबसे सरल टॉपिक है रीट का, और आप किसी भी क्लास में किसी भी क्लास की बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।